Hello students, I am Dr. Anita Pandey from Sri Shankaracharya Mahavidyalaya, Junwani, Bhilai. And today I am going to explain about Indian Partnership Act 1932. This video is part 2, which covers partnership deed, registration of a firm and dissolution of the firm. So let's see what is partnership deed. A partnership agreement is the agreement between partners containing various aspects agreed upon by the partner. It may be written or oral. साझेदारी उन दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है, कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, दो पक्षकार होने चाहिए इसमें, और उन दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है साझेदारी जिन्हें किसी ऐसे व्यापार के लाभों में हिस्सा पाने के लिए अनुबंध किया है जिसे वे सब मिलकर चलाते हैं और अपनी अपनी सेवाएं देते हैं, उसमें काम वर्क करते हैं और उन सब की ओर से वो सब मिलकर चला सकते हैं या उन सब की ओर से कोई एक चला सकता है। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। अनुबंध या ठहराव जो साझेदारों के बीच संबंधों का आधार बनता है, वह उन शर्तों और दशाओं का भी उल्लेख करता है जिसके अंतर्गत वो पार्टनरशिप डीड करते हैं। तो एक साझेदारी संलेख जो होता है या पार्टनरशिप डीड साझेदारों द्वारा तय किए गए विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए साझेदारों के बीच होने वाला एक ठहराव है। इसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं देखते हैं हम। ये साझेदारों, इसमें सबसे पहला होता है कि फर्म के जो भी साझेदार होते हैं उनके नाम और पते होते हैं, नाम, पूरा नाम और उनका जो एड्रेस। उसके बाद में वह अवधि का, उस अवधि का उल्लेख होता है जिसके लिए साझेदारी स्थापित की गई है और साझेदारी का विघटन कैसे होगा इसका तरीका भी उल्लेखित होता है। देन अतिरिक्त पूंजी लगाने के संबंध में अगर साझेदार का कोई व्यवहार है वो भी आता है, इसमें शामिल होता है एडिशनल कैपिटल के लिए। और जो भी ड्राइंग्स होती है, आहरण जिसको बोलते हैं, ड्राइंग्स जो होती है उसके संबंध में भी क्या व्यवस्था होगी, एक पार्टनर कितना आहरण कर सकता है, ये सब बातों का उल्लेख होता है। कैपिटल पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज क्या दिए जाएंगे, किस परसेंट से रहता है, जनरली ये 6% होता है। साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण के संबंध में यदि कोई साझेदार फर्म को लोन देता है, अपने कैपिटल के अलावा कोई लोन देता है तो उसको किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, कैसे भुगतान होगा, इस बात का उल्लेख रहता है। अनुपात, रेशियो का उल्लेख रहता है कि वो लाभ हानि साझेदारी में किस अनुपात में बांटा जाएगा और साझेदारों के मध्य में वो कैसे बांटा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ए बी दो पार्टनर हैं, अगर उनके लाभ हानि को 3:2 रेशियो है ऐसा बताया गया, इसका मतलब है कि ए को जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसका 3/5 पार्ट ए को मिलेगा और 2/5 पार्ट बी को मिलेगा। एक साझेदार के प्रवेश या अवकाश की स्थिति में अगर कोई साझेदार एंटर करता है या वो रिटायर होता है तो उस समय उसके जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। आप जानते हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन जनरली 4 मेथड हैं। जो मुख्य मेथड हैं वो है एक एसेट वैल्यूएशन मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, देन एन्युटी मेथड एंड लास्ट वन इज कैपिटलाइजेशन। प्रॉफिट के बेस पर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। लेट्स सी इफेक्ट ऑन हैविंग ए पार्टनरशिप डीड। एक साझेदारी संलेख अगर ना हो तो साझेदारी संलेख पर क्या प्रभाव पड़ता है। धारा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की जो प्रावधान है 1932 में, उनका वर्णन इस प्रकार है
ऑल पार्टनर्स शैल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अगर कोई संलेख ना हो, इस तरह की कोई पार्टनरशिप डीड ना हो, उस कंडीशन में अनुपात लाभ हानि शेयरिंग का जो अनुपात होता है वो नहीं होने पर सारे जितने भी पार्टनर्स होंगे सबको इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना पड़ेगा। सेकंड, नो इंटरेस्ट शैल बी गिवन टू द पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल। पार्टनर जो पूंजी लाते हैं उसके ऊपर उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स जो आहरण करते हैं, जो पार्टनर्स हैं आहरण करते हैं, उसके ऊपर भी कोई इंटरेस्ट नहीं, ब्याज नहीं लगाया जाएगा। नो सैलरी और कमीशन शैल बी पेड टू एनी पार्टनर। ना ही किसी पार्टनर को किसी तरह का कोई वेतन या कमीशन दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन्स प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर टू द फर्म शैल बी पेड एट द रेट 6% पर एनम। यदि पार्टनर्स ने कोई लोन दिया है फर्म को तो उनको 6% पर एनम के रेट से उनको इंटरेस्ट उस लोन पर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन पंजीयन क्या होता है और साझेदारी फर्म के लिए पंजीयन क्यों आवश्यक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपल्सरी। जैसे कि कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, तभी वह अस्तित्व में आती है। पार्टनरशिप के लिए ये कंपल्सरी नहीं है। However, since a partnership firm has to face certain disabilities and inconvenience, it is desirable to obtain to get the firm registered with the registrar of the firm of the state in which the primary business of the firm is carried out। जब किसी साझेदारी संस्था फर्म द्वारा पंजीयन के लिए फर्म के रजिस्ट्रार के पास आवेदन किया जाता है तथा जब सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हैं तब वो रजिस्ट्रार जो है उस फर्म को फर्म्स के रजिस्टर के नाम से आने वाले एक रजिस्टर में उसकी एंट्री करता है उस फर्म के नाम की, और इसे ही हम कहते हैं पंजीयन हो गया। और भारतीय साझेदारी अनुबंध अधिनियम 1932 के अनुसार फर्म का जो पंजीयन है वो अनिवार्य नहीं है, वो ऐच्छिक है, लेकिन एक साझेदारी फर्म को कुछ अयोग्यताएं और असुविधा का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसको ऐच्छिक किया गया है। लेकिन यदि कोई फर्म उस राज्य के फर्म के रजिस्ट्रार के साथ फर्म को पंजीयन करती है तो उसका बहुत ही उसको फ़ायदा मिलता है, और इसमें फर्म का प्राथमिक व्यापार जिसमें किया जाता है फर्म के रजिस्ट्रार के साथ फर्म के पंजीयन करना चाहिए फर्म को, जिसमें फर्म का प्राथमिक व्यापार किया जा रहा है। The registration of the firm can be obtained at any time by sending the post or delivering to the registrar of the area in which the firm is situated such details as name of the firm, what is the principal of firm, principal place of business, the date of which partners joined the firm. This information should be given. Let's see consequences of non-registration। अगर कोई फर्म अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है तो उसका क्या क्या परिणाम हो सकता है। Suits between partners and the firms। If a partner of an unregistered firm can't sue any of his present or past partners for enforcement of any right arising from the contract or conferred by the partnership act। यदि पंजीयन नहीं कराती और साझेदारों तथा फर्म के बीच वाद होता है तो एक अपंजीकृत फर्म का साझेदार फर्म को या उसके किसी वर्तमान
या सह साझेदारों के साझेदारी अधिनियम द्वारा दिए गए या एक अनुबंध से उत्पन्न हो रहे किसी भी अधिकार को प्रवर्तनीयता का अधिकार, किसी भी अधिकार के प्रवर्तनीयता का अधिकार वो नहीं रखता है। सेकेंड, suits between the firm and the third party, यदि फर्म और थर्ड पार्टी यानी तीसरा पक्षकार जो होता है उसके बीच वाद होता है, तो एक अपंजीकृत फर्म एक अनुबंध से उत्पन्न किसी अधिकार की प्रवर्तनीयता हेतु उस तृतीय पक्षकार पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती, मुकदमा दायर नहीं कर सकती। एक अपंजीकृत फर्म जो होती है उसके द्वारा वाद को उसके द्वारा अगर वाद प्रस्तुत किया जाए तो उसे खारिज कर दिया जाएगा और वाद के पंजीयन से भी इसे सुधारा नहीं जा सकता है। एंड थर्ड पार्टीज कैन स्यू द फर्म, यदि फर्म अपंजीकृत है तो कोई भी तीसरा जो पक्षकार होता है वो फर्म के ऊपर मुकदमा दायर कर सकता है। तो इस संबंध में एक और बात कहना चाहूँगी कि पंजीयन न होने पर जो प्रभावित न होने वाले अधिकार कौन कौन से हो सकते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि पंजीयन नहीं हुआ है तो कोई भी साझेदार फर्म के विघटन के लिए न्यायालय में आवेदन दे सकता है। विघटन के बाद एक पक्षकार फर्म से उसके खाते की मांग कर सकता है। फिर फर्म जो किसी तीसरे पक्षकार के विरुद्ध 100 रुपये के मूल्य तक का वाद दायर कर सकती है और जो सरकारी लिक्विडेटर मतलब गवर्नमेंट का जो लिक्विडेटर होता है प्रापक दिवालिया साझेदार की संपत्ति को उगाहने के लिए अधिकृत किया जाता है। वो तो कोर्ट के द्वारा अधिकृत किया जाता है जैसा कि आप जानते हैं। अब हम देखते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, क्या होता है जब फर्म का विघटन होता है। विघटन क्या है, सबसे पहले देखते हैं फर्म के विघटन का अर्थ क्या है। जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है उसकी धारा 39 के अनुसार फर्म के समस्त साझेदारों के बीच साझेदारी समाप्त हो जाने को फर्म का विघटन कहते हैं। As per section 39 of the Act of Partnership Act 1932, the dissolution of the partnership among all the partners is known as dissolution of the firm. On dissolution, the firm's business ends and all its assets are released and liabilities are cleared off. जो भी एसेट होती है उससे जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उसको क्लियर किया जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ डिसोल्यूशन द पार्टनरशिप द फर्म डिसोल्यूशन इज नॉट नेसेसरी बट ऑन डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए फर्म द पार्टनरशिप मस्ट बी नेसेसरली एंडेड। तो यदि संपत्तियों ये जो फर्म का विघटन होता है उस समय जैसा कि मैंने अभी बताया सभी संपत्तियों को प्राप्त कर लिया जाता है तथा भुगतानों को दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है और साझेदारी से संबंधित समस्त विषयों का पूर्ण रूप से निपटारा कर दिया जाता है। और विघटन के परिणाम स्वरूप अगर विघटन साझेदारी के विघटन के परिणाम स्वरूप फर्म का भी विघटन अनिवार्य नहीं होता, परंतु फर्म विघटित होने पर साझेदारी अनिवार्य रूप से विघटित हो जाती है। यदि साझेदारों का विघटन, इसको ध्यान दीजिएगा, साझेदारी के विघटन के परिणाम स्वरूप फर्म का विघटन होना अनिवार्य नहीं है, किंतु फर्म के विघटन होने पर साझेदारी अनिवार्यतः विघटित हो जाती है। अब देखते हैं विघटन के तरीके, मोड्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। द पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व्ड आइदर वॉलंटरली और विद द कोर्ट्स इंटरवेंशन। द मोड इज
dissolve of a firm. Number 1 is dissolution of a firm without court's intervention. न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना एक फर्म का विघटन जब होता है तो यहाँ पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता। कैसे विघटन हो सकता है? पहला है इसमें पारस्परिक अनुबंध द्वारा विघटन। पारस्परिक अनुबंध द्वारा या जो पार्टनर्स रहते हैं वो पारस्परिक अनुबंध कर लेते हैं, आपस में ये सहमत हो जाते हैं कि उनको फर्म को विघटन करना है। डिसॉल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। नेक्स्ट इज कंपल्सरी डिसॉल्यूशन, अनिवार्य विघटन। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 41 एक्ट 41 में ये डिफाइन है कि एक फर्म विघटित हो सकती है। किस कंडीशन में? इसके साथ 2 कंडीशन होती हैं। पहला ये कि सभी साझेदारों के या एक को छोड़कर बाकी सभी साझेदारों को दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। दूसरा, किसी ऐसी घटना के घटित होने पर फर्म के व्यापार को जारी रखा जाना अवैध घोषित कर दिया गया है। ये 2 कंडीशन होती है जहां फर्म का अनिवार्य विघटन होता है, कंपल्सरी डिसॉल्यूशन एज पर सेक्शन 41। नेक्स्ट, डिसॉल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी। कुछ घटना के घटित होने पर, जो कि मैंने बताया वैसा होता है। या फिर डिसॉल्यूशन बाय नोटिस एट विल, जो साझेदार होते हैं उनकी इच्छा पर कुछ अनिश्चित घटनाओं के घटित होने पर विघटन होता है। इसका वर्णन धारा 42 में किया गया है। भारतीय साझेदारी अनुबंध अधिनियम की धारा 42 के अनुसार साझेदारों के बीच में अनुबंध के अध्ययनी या एक फर्म अगर विघटित होती है तो 2 कंडीशन में विघटित होती है। पहला ये है कि यदि वो एक निश्चित समय के लिए गठित की गई है तो वो अवधि समाप्त हो गई है तो फर्म का विघटन हो जाएगा। और दूसरा, यदि एक या ज़्यादा काम या उद्यम करने के लिए वो गठित की गई हो और वो काम पूरा हो गया हो, काम के पूर्ण होने पर विघटन हो जाएगा। तीसरा, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर विघटन हो सकता है या किसी साझेदार को दिवालिया घोषित कर दिया गया है तो विघटन हो सकता है। मान लीजिए कि कोई एक फर्म थी, उसमें 2 साझेदार थे, ए और बी। अगर उसमें से बी की मृत्यु हो जाती है या ए की किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है या वो दिवालिया हो जाता है तो फर्म का अनिवार्यता विघटन हो जाएगा। और ये जो डिसॉल्यूशन बाय नोटिस एट विल, इच्छा द्वारा सूचना से विघटन, साझेदारी अधिनियम की धारा 43 इसका वर्णन करती है, एक्ट 43, जिसके अनुसार जहां साझेदारी ऐच्छिक है वहां किसी भी एक साझेदार द्वारा शेष साझेदारों को फर्म विघटित करने के अपने आशय की लिखित सूचना देने के बाद फर्म का विघटन हो जाता है। फर्म सूचना में विघटन की जो बताई गई तिथि है, कोई डेट अगर उसमें मेंशन है तो उस डेट को फर्म विघटित मानी जाएगी। नेक्स्ट, डिसॉल्यूशन ऑफ ए फर्म विद द कोर्ट्स इंटरवेंशन। कोर्ट का जब इंटरवेंशन होता है, न्यायालय के हस्तक्षेप द्वारा एक जो साझेदारी संस्था है या फर्म है उसका विघटन कैसे होता है? यदि कोई साझेदार द्वारा कोई वाद प्रस्तुत किया गया न्यायालय में, भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 44 में इसका वर्णन किया गया है। और फर्म किस कंडीशन में विघटित की जा सकेगी? पहला है इसमें, जैसे एक साझेदार के अस्वस्थ मस्तिष्क के या पागल हो जाने की दशा में, साझेदारी की अस्थायी अक्षमता हो, एक साझेदार द्वारा कोई दुराचरण किया गया हो, अगर साझेदार द्वारा कोई कपट भंग किया गया हो, उसने अपने हित का अंतरण किया हो। हित का अंतरण यानी स्वहित होना चाहिए यहाँ पर, यानी कि साझेदार द्वारा फर्म के साथ धोखाधड़ी करके अपना हित देखा गया हो, या किसी साझेदारी संस्था को लगातार हानि हो रही है और उसका बिजनेस फेल हो गया है, या फिर
कोई और उचित कोई कारण हो सकता है. So on a suit filed by a partner, the court may dissolve a firm on any of the grounds such as insanity of a partner, misconduct of partner, breach of agreement, transfer of interest, continued loss, etc. Dissolution of partnership. When a relationship of any partner is broken against the other partners, it is considered that the partnership has been dissolved. In such a situation, the remaining partners gain from a firm and may carry on the trade of the firm. Dissolution of partnership is the end of the partnership and not of the firm. So, in simple words, we can say that when the firm faces disorganization, then there is also a complete disorganization of partners. But when a partnership gets dissolved, then it is not necessary that the firm should also get dissolved. Let's see the difference between dissolution of a partnership and dissolution of a firm. So that point will be clear to you. Meaning of dissolution of a firm. In the case of dissolution, interrelationship among all the partners is dissolved. Interrelationship among all the partners is dissolved. But dissolution of a partnership, not all the partners are required to undergo dissolution. For example, 3 पार्टनर्स हैं, वहाँ पर अगर एक पार्टनर अलग होता है तो बाकी 2 से वो फर्म चलेगी. नेक्स्ट, बिजनेस नेम. In the condition of dissolution of a firm, old business name of the firm disappears. But in dissolution of partnership, business may be continued in its old name. Coverage. On dissolution of a firm, the partnership gets necessarily dissolved, and dissolution of partnership, in dissolution of partnership, a firm may not get dissolved on dissolution of a partnership. Mode of dissolution, the basis mode of dissolution. If in the case of dissolution of a firm is dissolved either by an agreement or compulsorily, either as a result of some contingency or on the court's intervention. But in dissolution of partnership, a partnership is dissolved on a partner's retirement, on his insolvency, or on his death or disability, etc. So this is enough for today. Thank you very much.